साथियों नमस्कार। इप्टा रायगढ़ के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त हम भीष्म साहनी जी की जन्म दिवस पर उनकी कहानी चीप की दावत पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं। भीष्म साहनी जी प्रगतिवादी आंदोलन 1930 के बाद उभर रहे यथार्थवादी परिणामों व परिस्थितियों को विकसित करने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन ने सामाजिकता से परिपुष्ट यथार्थवादी कथा साहित्य की नींव रखी। प्रगतिवादी साहित्य को प्रारंभिक दौर में रचना की दृष्टि से नेतृत्व व निर्देशन प्रेमचंद, पंत, निराला और उग्र से मिला, परंतु उपन्यास के माध्यम से मार्क्सवादी विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रथम प्रयास राहुल सांकृत्यान के भागो नहीं दुनिया को बदलो के माध्यम से किया गया। जहां तक प्रगतिवादी तथा आंदोलन और भीष्म साहनी के कथा साहित्य का प्रश्न है, तो इसे काल की सीमा में बद्ध कर देना उचित नहीं है। लेखन में समाज के चित्रण की लहर बहुत पहले नवजागरण काल से ही उठने लगी थी। मार्क्सवाद ने उसमें केवल एक और आयाम जोड़ा था। इसी मार्क्सवादी चिंतन को मानवतावादी दृष्टिकोण से जोड़कर उसे जन जन तक पहुंचाने वालों में एक नाम भीष्म साहनी जी का है। आजादी के बाद लेखकों की भांति भीष्म साहनी सहज मानवीय अनुभूतियों और तत्कालिक जीवन के अंतर्द्वंद को लेकर सामने आए और उसे रचना का विषय बनाया। जनवादी चेतना के लेखक भीष्म साहनी जी, उनकी लेखकीय संवेदना का आधार जनता की पीड़ा है। जन सामान्य के प्रति समर्पित साहनी जी का लेखन यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा है। भीष्म साहनी जी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बात को मात्र कह देना ही नहीं, बल्कि बात की सच्चाई और गहराई को भी नाप लेना उचित ही समझते थे। वे अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक विषमता व संघर्ष के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान करते थे। उनके साहित्य में सर्वत्र मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य व नैतिकता विद्यमान है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में एक सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वो अपने पिता श्री हरबंस लाल साहनी तथा माता श्रीमती लक्ष्मी देवी की 7वीं संतान थे। 1935 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्होंने डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के निर्देशन में कॉन्सेप्ट ऑफ द हीरो इन द नोवेल शीर्षक के अंतर्गत अपना शोध कार्य संपन्न किया। सन 1944 में उनका विवाह शीला जी के साथ हुआ। उनकी पहली कहानी अबला इंटर कॉलेज की पत्रिका रावी में तथा दूसरी कहानी नीली आंखें अमृत राय के संपादकत्व में हंस में छपी। साहनी जी के झरोखे, कड़ियाँ, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीली, नीलू, नीलिमा, नीलोफर नामक उपन्यासों के अतिरिक्त भाग्य रेखा, पटरियां, पहला पाठ, भटकती रात, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, प्रतिनिधि कहानियां व मेरी प्रिय कहानियां नामक 10 कहानी संग्रहों का सृजन किया। नाटकों के क्षेत्र में भी उन्होंने हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे। जिमनी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने मेरे भाई बलराज, अपनी बात, मेरे साक्षात्कार तथा बाल साहित्य के अंतर्गत वापसी, गुलेल का खेल का सृजन कर साहित्य की हर विधा पर अपनी कलम आजमाई। अपनी मृत्यु के पश्चात कुछ दिन पहले उन्होंने आज के अतीत नामक आत्मकथा का प्रकाशन करवाया। 11 जुलाई सन 2003 को इनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। स्वतंत्र व्यक्तित्व वाले भीष्म साहनी जी गहन मानवीय संवेदना के सशक्त हस्ताक्षर थे। उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक यथार्थ का स्पष्ट चित्रण अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया। उनकी यथार्थवादी दृष्टि उनके प्रगतिशील व मार्क्सवादी विचारों का प्रतिफल थी। भीष्म साहनी जी उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उन्होंने जिस जीवन को जिया, जिन संघर्षों को झेला, उसी का यथावत चित्रण अपनी रचनाओं में अंकित किया। इसी कारण उनके लिए रचना, कर्म और जीवन धर्म में अभेद था।
वह लेखन की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानते थे। साथियों, हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। हम उनकी कहानी चीफ की दावत पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अपने साथियों का परिचय करा देना चाहता हूँ। मेरे साथ हैं हमारे इफ्टा रायगढ़ के सबसे वरिष्ठ युवा साथी संदीप स्वर्णकार, और साथ में प्रशांत शर्मा हैं और बलराम पटेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुरू करूंगा बलराम से ही, हमारे नए साथी हैं, तो हम शुरू करेंगे उन्हीं से। बलराम, आपको चीफ की दावत हमने थोड़ी देर पहले ही सुनी है, तो आपको क्या लगता है इस कहानी से? जी भैया, मुझे तो सबसे पहले ये पूछना है कि आखिर चीफ को दावत की ज़रूरत ही क्यों होती है? यही मेरा सवाल है आपसे। और कुछ? बस। ठीक है। प्रशांत, आप बलराम के सवाल के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? चीफ की दावत जैसे कोई भी एक कंपनी में काम करने वाले या कोई फर्म में काम करने वाले, प्राइवेट काम करने वाले, वो अपने अक्सर अपने बॉस को मतलब प्रेरित लुभाने के लिए, टेम्पटेशन देने के लिए वो दावत देते रहते थे। एक सिस्टम चलता था, जैसे आज भी होता है कि किसी जूनियर सीनियरों के बीच में जूनियर जो है वो सीनियरों को पार्टी देते हैं, तो कहीं होता है कि जो सीनियर होते हैं वो जूनियरों को पार्टी देते हैं, ऐसा खुश रखने के लिए। वो एक ट्रेंड है, चला आता है वो, तो बस इसीलिए वो चीफ को दावत दिया जाता है। और जैसा कि तुमने पढ़ा होगा उसमें, तो लास्ट में वो कहता है अपनी माँ से कि चीफ है वो बहुत खुश हुआ और खुशी से हो सकता है कि मुझे बड़ा अफसर बना दे, मेरी प्रमोशन कर दे। इसलिए वो एक टेम्पटेशन होता है प्रलोभन देने के लिए, वो कि कैसे उसको सेट किया जाए, कैसे अपने फेवर में लिया जाए। इसलिए वो दावत का उस दौर चलता था, अभी भी है वो, लेकिन वो बाहर चलता है। पहले क्या होता था कि घर में बुलाते थे, दावत होते थे, मतलब बिरयानी बना रहे हैं तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, तो मतलब जो जो पसंद है उनकी पसंदीदा चीज़ें बनाई जा रही हैं, घर की चीज़ें खिलाएंगे उसको, उसके बाद से खुश करेंगे, खुश रखेंगे, ये सारी चीज़ें होती थी, आज भी होती हैं। वो कोई ऐसा दावत के पीछे कोई वजह नहीं। कुछ बोलना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बोला कि दावत क्यों दी जाती है। चलो, मैं दावत जो है, मेरे को लगता है कि किसी चीज़ को पाने की जो चाह रहती है आदमी की, कि या आप ये मान के चलो कि जो आपकी स्वयं की जो अभी स्थिति है, आप उससे बड़े सोचते हो, बड़े ख्वाब रखते हो, तो उसको जो पाने की जो चाह है, तो उस चाह में जो आदमी अपना क्या बोलना चाहिए, कि मैं इंग्लिश से बोलना चाहिए कि वो कंप्रोमाइज करना किसी भी चीज़ के साथ, चाहे वो कंप्रोमाइज जो भी हो, चाहे अपने परिवार के साथ में हो या स्वयं के साथ में हो, तो उस कंप्रोमाइज करने के बाद जो हमको लगता है कि ये कंप्रोमाइज करने के बाद जो हमको हासिल होगा, वो हमारे लिए आज की स्थिति से ज़्यादा बेटर होगा। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो जो दावत है सिर्फ इसीलिए है कि मैं आज जो हूँ उस स्थिति से मैं थोड़ा और एक कदम या दो कदम जो भी है आगे बढ़ के जाऊँ। तो वो शायद मेरे को लगता है कि वो एक कारण है कि जिसमें आप अपनी इच्छाओं को और ज्यादा क्या बोलना चाहिए कि पूरा कर रहे हो उसको। वो एक प्रकार का प्रलोभन ही है, क्योंकि जैसे या लालच कह सकते हैं, कुछ मतलब बहुत सारे शब्द हैं। जैसे तुम स्टूडेंट हो तो तुमको लगता होगा कि सर को ले जाके आज हमारे घर में ये बना था, सर ये आपके लिए मैंने लाया है, सर ये रखिए, ये पेन है सर, ये आपके जचेगा सर। नहीं, वो ये आपके लिए बचपन में वो 5 सितंबर को जो होता है ना टीचर्स डे में, हम लोग को पैसे नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी वो 1 रुपए वाली स्कूल के मतलब वो पेन लेके जाते थे और बकायदा उसी दिन पैर छूते थे, बाकी दिन पैर नहीं छूना है, केवल उसी दिन पैर छूना है। तो वो भी एक चाह है कि हमको आगे चल के वो हम उनके नजर पे आ जाएंगे। सीधा सीधा बात है कि हम उनके नजर पे रहेंगे, ताकि आने वाले कभी भी हमारे साथ में अगर कुछ झुकाव होता है तो उस समय वो हमको बैलेंस कर सके, संभाल सकें। ये शायद एक ये सभी में है, ये पूरा खेल से लेके, राजनीति से लेके, छोटे फर्म में काम करने वाले से लेके, सरकारी से लेके, स्टूडेंट शिक्षक के बीच में, ये सभी जो दावत का जो ये तो हो रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना कि दावत का जरूरत क्यों होता है। दावत का जो ट्रेंड है ना, जो प्रचलन है, वो सभी में है। वो आप उसको मानिए सीधा सीधा आपकी जो चाह है उसको पूरा करने की दावत की जरूरत है। ठीक, जो भी है आप अपने इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, उसके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो। दरअसल वो एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि हमेशा चीफ को ही दावत की जरूरत नहीं होती है। दरअसल चीफ जो है एक
तानाशाही मतलब देख, एक सामंतवादी परंपरा हम शुरू से हमारे इतिहास में देखते आते हैं। वो मतलब आजादी से पहले जब तक भारत में लोकतंत्र नहीं आया था खासकर, तो जो एक सामंतवादी परंपरा वो प्राचीन काल से मिली है। तो उसी को जब कोई आदमी बड़ा ऑफिसर बन जाता है तो उसको भुनाने के लिए जो है वो अपने जूनियर लोगों को मतलब एक तरह का जानबूझकर अप्रोच करते हैं, अरे तुम पार्टी नहीं दे रहे हो या कुछ सेवा नहीं कर रहे हो। तो जूनियर्स को भी लगता है कि हाँ इसका कुछ सेवा करेंगे तो हमको भी कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसमें चीफ को ही दावत की जरूरत, इसी उसका सीधा सीधा पॉइंट वही है। एक सामंतवादी परंपरा मतलब वादी जो दिमाग में भरा हुआ है वो सारा चीज वही है कि चीफ को दावत की जरूरत होती है। इस कहानी के एक दूसरे पहलू पर मैं जाऊंगा, और कई बार वो उस चीज को लेकर मेरे मन में भी अपराध बोध होता है कि माँ जो है मतलब अनपढ़ माँ है, और जो अपने मतलब ये जो श्यामनाथ है वो अपने साहब को बुला रहा है और साफ सफाई चल रही है घर में, और दूसरे तरफ उसका पैरेलल एक और चीज चल रही है कि माँ को कहाँ छुपाएं या उसको किस तरह से मैनेज करें ताकि वो जो एक अमेरिकी साहब है, चीफ जो आ रहा है, उसको मतलब उसके सामना हो जाएगा तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। आप सोचिए, जिस माँ ने अपने गहने बेचे हैं उसके लिए, पढ़ाई के लिए, उसको मतलब कंप्रोमाइज किया है। आप देखिए उस कहानी में माँ बोलती है कि अगर मेरे पास गहने होते तो कितने लाख बार पहन चुकी होती। मतलब वो लाख बार गहने पहनने की इच्छा को जब अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उस गहने को दिए होंगे या उसके पिता को दिए होंगे या जिस किसी को भी दिए होंगे ना, मतलब एजुकेशन के लिए उस समय जब वो पढ़ाई के लिए वो गहने गिर भी गए या बिके। आप सोचिए मतलब उस माँ को कितनी बार इच्छा थी, लाख बार उस गहने को पहनने की इच्छा थी। उस इच्छा को मार के उस माँ ने उस बच्चे के लिए त्याग करके मतलब उस गहने को त्याग दिया, और वही बच्चा जब पढ़ लिख कर आता है तो उस माँ को ही वो मतलब इतना मतलब अनदेखा करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जब भीष्म साहनी जी ने जब ये खुद कहानी लिखी होगी तो उनके मन में किस तरह का मतलब एक विचार, वो खुद कितने परेशान होंगे इस कहानी को लिखने के लिए। मुझे लगता है, आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी को लिखने में कितना तकलीफ हुआ होगा भीष्म साहनी जी को? देखो मैं मतलब ये कहानी पढ़ने के बाद और सुनने के बाद ये जो स्थितियां हैं वो ये तो साफ है कि ये जो स्थिति आज है वो स्थिति 100 साल पहले भी थी। वो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी लोगों को एम्बेरस फील होता था कि मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है या कुरूप है, रंग से सुंदर नहीं है, उनको पहनना ओढ़ना नहीं आता, बात करने का लहजा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप अपनी चीजों को जब सामने में रखते हो कि मैं कितना एडवांस हूँ, या मतलब 2 क्लास 4 क्लास जो भी आपने एजुकेशन आपने हायर किया, आप बाहर निकले, लेकिन आप जो आपके पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, जो अपने आपको दबा के अपनी सारी चीजों को सबको आपने ठाड़ कर दिया आपके लिए कि आप आगे बढ़ो, और वही स्थिति जब आप एजुकेशन को लेकर जब आप बाहर निकलते हो, जब आपकी दिमाग विकसित होती है तो वही चीज हमको खटकने लगती है। और इसका कारण सिर्फ यही है कि उम्र जो होता है कि जो डिफरेंस है, आज मेरे साथ मैं अगर माँ की मेरे को देखने की जो दृष्टि है जो मेरी है, सेम दृष्टि मेरे बेटे की भी मेरे को देखने की होगी। और ये आज नहीं, कल मेरे बेटे के साथ में भी उसके बेटे की देखने की दृष्टि होगी। जैसा जैसा जनरेशन चेंज हो रहा है उसके साथ में भी ये दृष्टि बनी रहेगी, क्योंकि जितना एडवांस आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ये हम पीछे जाते जा रहे हैं। नहीं तो मैं मतलब मैं इसमें एक सवाल प्रशांत से करना चाहूंगा, क्या आधुनिक शिक्षा आपको इतनी असंवेदनशील बना देती है कि आप अपनी माँ को मतलब जब घर में कोई मेहमान आ रहा है, विदेशी मेहमान खासकर आ रहा है, तो आप घर के अपनी माँ को छुपाना चाहेंगे उससे? मतलब ये क्या आधुनिक शिक्षा इतनी मतलब क्रूर रही है? बिल्कुल
क्रूर है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की अगर शिक्षा की बात करते हैं हम लोग, तो शिक्षा में आप ये देखेंगे कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आप ऐसी शिक्षा को तो आज के समय में उनका गला घोटने पे तुले हुए हैं। आज के जितने भी जो रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी लोग हैं, और जो ऐसे लोग जो आडंबर और ऐसे जो ऐसी चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वो लोग ऐसी शिक्षाओं को मतलब गला घोटते हुए तुले हैं। आप जैसे जेएनयू जैसे शिक्षा देख लो, आप जामिया यूनिवर्सिटी में जो जैसे लोग हैं, आप इंटरनेशनल जो रिलेशन है, इंटरनेशनल से लेके आपके जो इंडिया और इंटरनेशनल के बीच का रिलेशन वो पढ़ाया जाता है, आपको उसकी समझ नहीं है। आप एक डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आप एक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, आप एक लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसके बाद से आप क्या करते हो, प्रैक्टिस में आते हो। प्रैक्टिस में आने के बाद में आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान देते हो, प्रैक्टिकल हो जाते हो। आप बचपन से लिबरल आर्ट्स पढ़े ही नहीं हो। जैसे कि अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए, जैसे शिक्षा नीति की बात हुई, अभी जो चर्चा चल रही है इन दिनों, उसमें नागरिकता के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है उसको खत्म कर दिया जा रहा है। आदमी व्यवहारिक, मतलब मैं आपके व्यवहार को समझूं, आप मेरे व्यवहार को समझो, ये जो आर्ट्स है, ये पढ़ाया नहीं जाता है। ये पूरा जो नैतिक शिक्षा है, ये सारी चीजें बताई ही नहीं जाती। तो आदमी के और दोनों इंसान के बीच में जो व्यवहार है वो खत्म होते जा रहा है। उसमें आप देखना, वो इतना स्वार्थी है कि वो मतलब अपने प्रमोशन के लिए शायद कुछ भी कर डाले। वो हो सके तो अपनी पत्नी के साथ में भी वही व्यवहार करे। अगर उसकी पत्नी उसके साथ में अगर मैच नहीं खाती है, मतलब अगर उस कहानी का हम आगे सोचें, तो आगे सोचने के बाद में मान लो उसको प्रमोशन मिल गया, तो क्या उसकी पत्नी उसके साथ में एडजस्ट करेगी? वो हो सके तो दूसरी शादी कर ले। ऐसा होता है। हाँ, अपने बीच में अगर आदमी मेंटेन ना कर पाए उस चीज को, तो वो होता है। तो ये शिक्षा का ही फर्क है, ये शिक्षा का फर्क है। और संस्कार तो जो भी है, संस्कार एक समय के लिए होता है। उसके बाद से आदमी जब जो भी है मूल जो शिक्षा होता है वही काम आता है। और जो आदमी जब बाहर निकलते हैं मार्केट में, और वही है, आदमी को यही सिखाया जाता है कि 10 का माल 20 में कैसे बिकेगा। हर इंसान शिक्षा के मामले में देखा जाए तो व्यापार ही पढ़ाया जा रहा है, उपभोक्तावादी ही बनाया जा रहा है आपको। जो रिलेशन जो है, मेरे जो मानवीय जो रिलेशन है मेरे और आपके बीच में, उसका कोई महत्व नहीं। आप कैसे सोचते हो, आप कैसे क्या रहते हो, आप रोते हो, आपका जो रहन सहन है उससे कैसे तकलीफ होती है, ये सारी चीज़ों कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसी शिक्षाओं के लिए। ऐसी शिक्षा मतलब हम लोग खुद ये ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग लिबरल आर्ट्स तो हमको पढ़ाया ही नहीं जाता ना भाई। हम लोग उसको मतलब व्यवहार को समझने की कोशिश नहीं करते। और कई लोग, हम लोग तो आपस में बात भी कर ले रहे हैं आज, बाकी लोगों को तो कोई मतलब भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मतलब आडंबरवादी और सांकेतिक चीजों पे विश्वास रखने वाले हैं। इस कहानी में एक और पात्र है जो कहानी में नहीं तो आती है, लेकिन उसका जिक्र जरूर होता है और उससे बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं। जैसे शामनाथ की पत्नी बोलती है कि पिछवाड़े की पड़ोसी उनकी सहेली विधवा सहेली के घर भेज दीजिए। तो रमानाथ बोलता है कि नहीं, मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसका फिर से आना जाना शुरू हो जाए। मतलब माँ एक बार उसके घर जाएगी तो फिर दोबारा से उस बुढ़िया का घर आना जाना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, एक लड़का मतलब जो विदेश से पढ़ के आया है, आधुनिक बड़ा मतलब कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन उसकी माँ जो मतलब जिस घर में शादी होने के बाद आई हैं और रह रही हैं तो उस घर में रह रही हैं। अब शादी के बाद आई होंगी, वो जो विधवा औरत है ऑलरेडी, वो कब से उनकी सहेली बनी होंगी, कितने दिनों से उनका व्यवहार होगा, आना जाना होगा। देखिए आस पड़ोस में इस तरह का आना जाना रहता है। उस आने जाने वाले रिश्ते को जो एक औरत मतलब शादी होकर आती है तो अगल बगल में मतलब किस तरह का मानवीय व्यवहार बन जाता है, सब्जी लेने देने से लेके, तेल साबुन लेने देने से लेके, मतलब सुख दुख बांटने से लेके। तो लेकिन एक शामनाथ एक ऐसा आदमी है कि उस औरत को उनके पास आने के लिए मना कर देता है। मतलब किस तरह का शामनाथ का कैरेक्टर है उसमें, और क्या वो मतलब किस तरह की औरत वो होंगी, आपको क्या लगता है कि क्या वो मतलब शामनाथ की माँ को भड़काती रही होंगी आके कि आपकी बहू ऐसी है या वो है, मतलब इस तरह के। देखिए आप जनरली परिवारों में ज्यादा होता है, और जब झगड़े होते हैं तो खासकर पुरुष जो होता है, एक पित्त सत्तात्मक, खासकर जिसके दिमाग में भरा होता है, जिस पुरुष के दिमाग में पित्त सत्तात्मक परिवार का जो एक रवैया होता है, वो हर चीजों को मना करता है। मतलब आप जो है, आप सिर्फ मेरे कंट्रोल में रहिए, आप किसी दूसरे के कंट्रोल में मत रहिए। इसलिए वो अपनी माँ की सहेली को मतलब मना कर देता है।
आप क्या सोचते हैं उस कैरेक्टर के बारे में, मतलब किस तरह का श्यामनाथ का लोगों के प्रति किस तरह का रवैया है? भरत भैया ने जो सवाल पूछा कि जो बगल की जो महिला है विधवा, वो आने जाने से उसको रोका जा रहा है, उससे पहले मैं एक और उससे पहले जो सवाल था उसके बारे में बताना कि शिक्षा जो है आज की पढ़ाई नहीं जा रही है बोल के, तो मैं बोलना चाहूँगा मैं एमए का विद्यार्थी हूँ हिंदी का। तो हिंदी में हमें तो जो पढ़ा नहीं जाता वैसे वैसे चीज़ों को पढ़ाया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था सुंदरकांड। इसको हम लोग पहली बार देख के हम लोग को भी अजीब लगा कि सुंदरकांड कैसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें जैसे आजकल तो सब इंग्लिश में बोलते जा रहे हैं, सब इंग्लिश शिक्षा बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत की भी जो विषय हैं उसको भी उसके बारे में भी जानना चाहिए। और हमारे भारत के विषय भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञानवर्धक हैं। हम लोग के सेमेस्टर में तो बहुत सारे हिंदी के, जैसे भीष्म साहनी जी का भी ये नाटक है वो हम लोग के बीए में था। फिर अभी तमस है, सब चीज़ नेट सेट के सिलेबस में भी है। और उसके बाद दूसरा सवाल को जवाब में देना चाहूँगा कि विधवा को क्यों रोका जाता है। तो जैसे एक मानसिकता है कि जैसे कि कोई ज़्यादा पढ़ लिख लेता है तो उसको सब चीज़ स्टैंडर्ड चाहिए और सबको अपना ब्रांडेड चाहिए। तो ब्रांडेड चाहिए तो जैसे उसी की विधवा औरत है बोल रहे हैं, उसको अगर पढ़ा लिखा हो, बढ़िया घर की हो बोलती तो उसको आने जाने दे देती। लेकिन वो बुढ़िया है, बुजुर्ग हो गई है और इसलिए उसकी माँ के साथ में बैठती है तो उन लोग को बोर लगता है कि हम लोग के घर में आके बैठ रही हैं, तो इससे हम लोग का भी समय खराब हो रहा है। इन लोग भी बैठे रहते हैं तो हम लोग को कुछ करते नहीं बनता। इस टाइप से उसका सोच होगा, इसलिए उसको आने जाने में मना कर रहा हो। प्रशांत? मैं तो यहाँ पर जैसे हम लोग आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, ये तो आमतौर पर ऐसा होता ही है कि मतलब कोई पड़ोसी आया तो वो सामने वाला अगर कोई लड़का है या फिर कोई युवा पीढ़ी है या फिर ऐसे जिस टाइप का कहानी में जो जिक्र हुआ, ऐसे लोग हैं उनको दिक्कतें होती हैं। और ख़ासकर ऐसे लोगों को घर के जो जिनके पास वो बैठे उनको छोड़कर बाकी लोगों को भी इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि वो जाति वाला जो हिसाब किताब होता है ना, जात पात वाला, वो दिक्कत है। जैसे वो अरे वो वहाँ निचली मोहल्ले के हैं, अरे वो फलाने जगह से हैं, वो तो ठीक नहीं है वो लोग, अरे वो थोड़ा चोर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो लोग, एकदम से उनका आदत ठीक नहीं है, ऐसे करके ये सारी जो मानसिकता बना के रखे रहते हैं वो कुछ नहीं है। फिर भी अपना अपना एक नैरेटिव सेट करके रखे वो अपने आप में कि ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं करके, वो एक जो स्टीरियोटाइप बना के रखें कि वैसे लोग ऐसे ही होते हैं करके। और बाकी तो है कि कुरूप दिखते हैं, कि वो लोग थोड़े से गरीब हैं, कपड़े ढंग से नहीं पहनते, या फिर उनकी बातें जो हैं वो अभी भी वो गांव वाले उसमें पकड़े हुए हैं, वो लैंग्वेज को अपना छोड़ते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। नहीं, इसमें मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे को लगता है कि नैरो माइंड मतलब छोटा सोच, आप जितना ज़्यादा पढ़ रहे हो आपकी सोच उतनी ज़्यादा छोटी है। ये तो फैक्ट है। भले ही आपके दिमाग चारों तरफ से विकसित है, आप दुनिया को देख रहे हो, लेकिन आपकी सोच उतनी ज़्यादा और सिकुड़ती जा रही है। आप आज भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए कि जहां शाम हुआ वहां पर 4 लोगों की चौपाल बैठती ही है। आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे वहां पर लोगों का आज भी मिलना है, आदमी मिलना जुलना है, लोगों का आना है। क्यों है? क्योंकि आज ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि छोटा परिवार छोटा परिवार छोटा परिवार, हम दो हमारे जो भी है XYZ, तो उसमें क्या होता है कि आप जितना अपने परिवार को छोटा करते जा रहे हो आपकी सोच उतनी छोटी होती जा रही है। पहले का क्या है कि एक परिवार में 5 बेटे, 3 बेटी, 4 बेटे, मतलब बहुत सारे चारों का फैलाव था कि आप एक साथ सब एक साथ हैं, एक साथ बैठे हैं, एक साथ हैं। लेकिन अब क्या है कि जैसे परिवार छोटा होते जा रहा है लोगों की प्राइवेसी बढ़ती जा रही है। अब हर आदमी सोचता है कि मैं कितना अपने आप में प्राइवेसी रख पाऊं। तो मेरे को नहीं आने देने का मतलब ये फील होता है कि वो परिवार अपनी प्राइवेसी चाहता है। क्योंकि मैं अगर आ रहा हूँ कोई या उसकी मदर की जो भी है वो सहेली है, तो उनकी प्राइवेसी में डिस्टरबेंस हो रहा है। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात नहीं है। मैं इस चीज को हमेशा फील करता हूँ कि लोग क्यों समझते हैं कि उसकी प्राइवेसी में प्रॉब्लम है। प्राइवेसी के लिए आपके पास पूरा टाइम है। आप अपना समय किसी के लिए अगर निकाल के किसी घर जा रहे हो तो ये मान के चलो कि आप अपना मूल्य समय उसके लिए देने जा रहे हो। फिर भी लोगों का देखने का नजरिया होता है कि नहीं, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से एक उम्र है, जैसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने देना चाहिए, वैसे ही
एक घर में जो उम्र दराज होते हैं उनको ऑर्डर या एकदम उनको एक अलग से कानून और हाँ। विधि विधान और ये सब कायदा कानून की जरूरत नहीं है। नहीं उनको है। उनके हिसाब से जीने देना चाहिए। ठीक है, वो आपका एक परहेज है कि उनके स्वास्थ्य के प्रति आपका जो वो है ख्याल रखने का एक वो आपका दायित्व है, वो बना रहे कि आप उनको टोके इस बात पे कि ये ना करे वो ना करे। वो स्वास्थ्य को लेके आपका एक जो उनको केयर वाला जो भाव है वो हमेशा बना रहे। लेकिन जो जिस हिसाब से वो रहना चाहते हैं, उनके पहनने ओढ़ने से लेके उनके घूमने फिरने या फिर किसी से मिलने या किसी से गपशप मारने या बातचीत करने में, मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ों में रोक टोक नहीं होना चाहिए। और जैसा कि आप बोले कि नहीं मैं रहूँगा, उसके बाद से मेरे आने वाले बच्चे में भी ये बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? हम तो इसीलिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि ये सारी चीजें खत्म होनी नहीं, चाहिए। वो तो सही चीज है, लेकिन वो मानसिकता भी बनी हुई है करके मैं उस चीज को मैं लेके बोला कि जो मुझे अभी दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में भी शायद यही स्थिति ना रहे करके। ठीक है, आप और मैं मिलकर इस चीज का प्रयास कर रहे हैं, आगे देखते हैं कहाँ तक संभव है। मैं वही बात कर रहा था कि ये जो पित्त सत्तात्मक सत्ता का जो एक चरित्र है उसको लगातार मतलब हम अवचेतन में ही अपने बच्चे को दे देते हैं, परोस देते हैं हम अपने बच्चे को। वो लगातार हमको देख रहा है कि हम किस तरह से हमारी पत्नी से व्यवहार कर रहे हैं। वो लगातार वो बच्चा देखता है कि हम अपने भाई से किस तरह से व्यवहार करते हैं। हम मतलब उसके सामने में मतलब मैं अपनी माँ से कैसे व्यवहार कर रहा हूँ, तो मेरा बच्चा अगर देख रहा है तो वो देख रहा है कि वो अपनी दादी से मतलब मेरे फादर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अधिकतर सारी चीजें ये होता ही है। आप किसी भी परिवार में जाके देखिएगा, अगर कोई पुरुष है वो अपनी पत्नी से हमेशा उसको डोमिनेट करके बात करे तो वो बच्चे भी उसी तरीके से व्यवहार करते हैं उसके तो वो तो देख के ही सीखते हैं उसके साथ में, वो एकदम हल्का करेंगे। हाँ। और अगर कोई पत्नी है वो अपने आदमी को मतलब एकदम बेवकूफ समझ ही ली है तो बच्चे भी उसका इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, वो ऐसा होता ही है। वो एक तरह से वो पप्पू बनाने वाला बस जिस तरह का वो एक वो रहते हैं मतलब उनके ऊपर हाँ कुछ भी होता है। जैसे मान लीजिए आज यहाँ पर पार्टी है, जैसे एक लाइन लिखा हुआ ना कि पार्टी सक्सेस तभी है जब एकदम से आराम से सबको कोल्ड ड्रिंक बट गई। ठीक है, तो अगर वैसी पार्टियां वहां पर कुछ छोटा सा चोरी हो जाता है तो वो हमेशा देखना एक ऐसे कमजोर मतलब आदमी के ऊपर ऐसा डाल दिया जाता है, यही उसके ऊपर डाल दिया जाता है। ये आपराधिक चीज भी मतलब बहुत सारी चीजें तय करती हैं और ऐसे सोच जो है वो एक बड़ा खतरनाक मतलब एक रूप लेते जाता है। कहने के लिए छोटा सा कहानी है, एक छोटा सा मतलब घटना है, एक छोटा सा एक बनाते हुए वो समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके भीतर घुसे तो अभी बहुत सारी चीजें हैं। उसी में देखिए संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। आप शामनाथ की पत्नी को ले लीजिए, क्या वो बोलती है कि मैं अच्छा खासा, वो शामनाथ बोलता है कि अच्छा खासा अपने भाई मतलब छोटे भाई के घर जा रही थी तो तुमने अच्छा बनने के लिए रोक लिया। अब देखिए शुरुआत में जब भीष्म साहनी ये कहते हैं कि शामनाथ की पत्नी मतलब चमकीली साड़ी पहने हुए और पाउडर में अपने आप को पोते हुए वो मतलब अपना काम कर रही है, मतलब आप मान के चलिए घर की साफ सफाई हो रही है तो कोई औरत जो है पाउडर पोत के कैसे साफ सफाई करेगी। ये एक चित्रण जो है, ये एक चित्रण उनका जो है मतलब आप वो चित्रण ही बताता है कि वो महिला जो है वो नवधनाढ्य होने का एक जो नाटक होता है मतलब दिखावा, एक नवधनाढ्य हो जाने का जो एक दिखावा होता है वो उस मतलब उस महिला के चरित्र, उस तरह की महिलाओं के चरित्र को वो दिखा रहे हैं। अब आप देखिए उसमें उसका दूसरा पहलू ये है कि वो ये बोल देता है कि अच्छा बनने के लिए मतलब रोक लेती हैं कि मतलब मत जाए मेरे पास रहे। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक सबसे पहली चीज तो वो शामनाथ की माँ वो छोटे भाई के यहाँ जाना चाहती है और उनको कहीं और तीर्थ के लिए भी जाना है, लेकिन उससे पहले वो छोटे भाई के घर जाने के लिए इच्छा जता चुकी हैं। वो आप देखिए मैं तो ये सोचता हूँ कि वो इसलिए इच्छा जता चुकी हैं कि शामनाथ उनके सहेली को नहीं आने देते उसके पास बातचीत करने के लिए, है ना। बहू का भी व्यवहार उस तरह का बहुत अच्छा नहीं होगा। ये शामनाथ का तो कैरेक्टर पता चलता है कि उनका माँ से जो है बहुत लगाव नहीं है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे के यहाँ जाना चाहती हैं। लेकिन बहू जो है रोक लेती है अच्छा बनने के लिए कि नहीं हम माँ को हम लोग रख लेंगे। तो मैं तो ये सोचता हूँ माँ को रख लेंगे कि क्या है, बहू तो मतलब क्या पता वो माँ से दिन भर घर का सारा काम कराती हूँ। हाँ वो तो सही चीज है। क्योंकि सबसे इसमें पहली बात तो देखेंगे कि वो जो कैरेक्टर है
श्यामनाथ की पत्नी। श्यामनाथ का। हाँ। तो श्यामनाथ तो एक मतलब बेसिकली वो पूरा डिक्टेटरशिप एक सोच विचार का आदमी है, और वो पुरुष प्रधान। जैसे वो अपनी बीवी को भी, उसकी बीवी का एक भी जगह मतलब वो क्रॉस करे उसको, या उसके ऊपर मतलब नहीं वो बात करे कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, इसको यही रख देते हैं, ये ऐसा नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ये वो सहायता नहीं करती। मतलब वो सिर्फ उसके डायरेक्शन पे काम करती है। पर्दा इस कलर का होना चाहिए, ये मेज, ये सारे जो कबाड़ है वो पीछे रूम में होना चाहिए, ऐसा। दूसरी चीज, जब अपनी माँ को वो बोलता है, जब अपनी उसकी माँ जब बोलती है कि मतलब वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, गुस्सा तो नहीं जाएगा, ऐसा, तो उसके मन में मतलब वो कैसे पैदा हुआ, इसका मतलब ये है कि वो शुरू से ही वैसी है। शुरू से जब से पढ़ रहा है, जैसा भी, जब भी वो मतलब एक जवान हुआ किशोर अवस्था में, या बहुत उसका पहले से ले ले, तो वो तब से वैसी है, तब से वो डरा के और उस तरीके से वो माहौल बना के रखा हुआ है उस घर में। तो ये डिक्टेटरशिप वाला जो माइंड है ना, ये बहुत लोगों के परिवार में ये होता है, और किसी एक का चलता है, वो बहुत ही मतलब उस चीज का मिसयूज करते हैं। जनरली होता ये है कि परिवार में जब खासकर 2-3 भाई अगर हों, 2-3 बहनें हों, तो जो ज्यादा पढ़ लेता है और थोड़े से पैसे कमाने लगता है, तो उसका, उस पुरुष का एकाधिकार हो जाता है घर में। ये मतलब ये स्थिति, लेकिन क्या ये एक्सेप्टेबल है? मतलब सहज रूप से हम स्वीकार कर सकते हैं इस तरह की चीजों को परिवार में? नहीं, वो तो वो होता ही है। वो क्या है, वो सारी चीजें पैसा बोलता है वाला हिसाब। तो वो पावर आ जाने के बाद में वो लगता है, क्योंकि अगर कर भी लेंगे तो क्या कर लेंगे, घर से ही तो निकालेंगे धक्के मार के। अब मैं तो सक्षम हूँ भाई, मैं निकाल भी दे तो मैं कहीं दूसरी जगह जाके रह सकता हूँ, मैं रेंट पे रह सकता हूँ। आज की सोच विचार जो है वो थोड़ा सा वो एबल हो जाते हैं ऐसी चीजों को सोचने में। वो देखिए, हाँ, वेल्थ पावर होने के बाद में वो ये कहानी जब विष्णु साहनी जी ने लिखी है, तो ये काफी पुरानी कहानी है। और उस समय मैं जनरली देखता हूँ, जैसे श्यामनाथ जो है लगातार घर में सिगरेट पी रहा है अपनी माँ के सामने। क्या मतलब, देखिए ये सारी चीजें विदेशों में होती होंगी, पोस्ट मॉडर्न जगहों में होती रही होंगी, यहाँ भी मतलब अब वो धीरे धीरे कल्चर में आ रही है, कल्चर को हमारे यहाँ अपनाया जा रहा है। लेकिन हम लोग जैसे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं कई बार, या मतलब जॉइंट फैमिली में संस्कार है, मतलब भारत में बहुत संस्कार हैं, और ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। तो क्या मतलब ये इस तरह का बहुत उस समय जब विष्णु साहनी जी ने कहानी लिखी होगी, क्या उस तरह का परिवेश था कि एक बेटा जो है अपनी माँ के सामने में सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है? क्या वो बहुत सहज स्वीकार्यता थी उस चीज की? अब उस समय का तो पता नहीं, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम कितना भी बात कर ले हम लोग आधुनिकता के दौर उसमें जाने के लिए, लेकिन हम एक एकदम से अनमैच्योर और उसमें एक समाज में जी रहे हैं। और भारत का जो एक सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही काफी मतलब मैच्योर नहीं है वो, और उस पर अपन जी रहे हैं। और वो जो सिगरेट पीने वाली बात है वो बहुत बड़ी बात है कि एक माँ के सामने में और घर में सिगरेट जला के पी देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समाज में अपन हम जो मतलब सरवाइव करते हैं जहाँ पर मतलब आज तक हम सेक्स एजुकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अरे ये मतलब बड़ा ही मतलब भद्दा एकदम से ये सारी चीजें बात लगती हैं। हाँ, जनरली उस सेक्स एजुकेशन की बात जैसे ही बात करना आप शुरू करोगे तो सबसे पहले वो मतलब वो बी ग्रेड फिल्मों के उदाहरण दिमाग में घूमने लगते हैं कि क्या यही चीज है क्या, मतलब। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, सेक्स एजुकेशन में तो बहुत सारी चीजें हैं। वही बोल रहा हूँ कि कोई एंथ्रोपोलॉजी इतना मैच्योर नहीं हुए हैं हम लोग। उस समय की जब बात करते हैं तो हम लोग इसका उदाहरण दे देते हैं कि इतना मैच्योर नहीं हो। तब आप सिगरेट कैसे पी सकते हो जब इतना बड़े एजुकेशन की जब हम बात करते हैं उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो? तो ये तो बिना मैं तो मेरे बात मतलब इस कहानी है ही नहीं। इस कहानी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब मन में कौतूहल पैदा करती हैं। बलराम कुछ बोलोगे आप? और जैसे इस कहानी में भी बताया गया कि एक बार जिसको उसकी मम्मी को जब बोला जाता है कि इस चीज को नहीं करना है तो आखिर में वही चीज घटती है। कई बार देखा जाता है कि जो चीज हमें नहीं करना चाहिए वही अधिकतर घटती है हमारे साथ। ये तो देखिए उसका एक तो माँ बूढ़ी हो चुकी है और थकी हुई है। वो बोलती भी है कि बीमारी से जब से उठी हूँ तब से नाक से सांस भी नहीं ले पाती हूँ। मतलब वो एक बहुत सहज प्रक्रिया है कि आप एक थके हुए हैं
एक बुजुर्ग महिला है, तो जनरली वो थक के सो गई होंगी, ये तो बहुत सहज है। लेकिन उसके बाद जब वो चीफ जो है बहुत मतलब मानवीयता के साथ माँ से मिलता है और बहुत मतलब जाके उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता है, हाथ मिलाता है, नमस्ते करता है, उनका हाल चाल पूछता है, तो उसके बाद माँ मतलब माँ उनकी शामनाथ की माँ जो कितनी घबरा जाती है। लेकिन जैसे ही फिर वो एक पंजाबी मतलब एक विवाह गीत सुनाती हैं, उसके बाद फिर वो चीफ जो है बहुत खुश होता है, वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है। लेकिन उसी बीच में देखिए लगातार जो स्त्रियां हैं, एक विदेशी महिला के साथ जो देसी स्त्रियां हैं, वो लगातार ठाके लगा रही हैं उनके हरकत पे। वो सो गई हैं, खराटे ले रही हैं, उस पे हंसती हैं। फिर वो जब हाथ नहीं मिला पाती हैं, उस पे हंसती हैं। हाउ डू यू डू नहीं बोल पाती हैं, उस पे हंसती हैं। मतलब क्या हमारे समाज में एक अशिक्षित महिला सिर्फ हंसी की पात्र होती है? जी बिल्कुल। और वो जब ठाके लगाते हैं और जब उससे जुड़ना होता है चीफ का माँ से, उस बूढ़ी औरत से, तब वो श्यामनाथ जो है उस चीज को भी कैश करने की कोशिश करता है कि वो कैसे उसको भुना ले। तो ये इतना स्वार्थीपन जो है उसका एक साफ साफ नजर आता है कि वो अंदर से जाती है, बोलती कि नहीं माँ बनाती है सर, आप क्यों वो बाहर जाएंगे, माँ बनाती है, मेरी माँ ले आएगी। गुड्डियाँ बनाती हैं, फुलवारी बनाती हैं, तो बाहर से फुलवारी बनाती हैं। वो बोलती है कि मेरी आँख नहीं दिखती, मैं नहीं बना पाऊंगी करके, तो माँ तुम कैसे नहीं बना पाओगी, ऐसे करके उसको जो भी है वो प्रलोभन देते हुए प्रेशर देता है कि नहीं मैं अफसर बन जाऊंगा, अगर वो खुश हो गए तो। ये सारी बातें भी अपने माँ के सामने में रखता है। तो ऐसी हैं। और अशिक्षित महिला वाली बात है, तो जो जो विदेशी महिलाएं जो साथ में हैं उसके, वो मतलब उतने वो नहीं करते, क्या कहना चाहिए उसको, उतने वो असहज नहीं होते। लेकिन वो लोग जो बाकी जो देसी महिलाएं हैं, जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, वो काफ़ी असहज, मतलब ये मतलब उनको पता है कि ये चीज़ों को खराब माना जाता है। और उनको क्या पता, विदेशियों को क्या पता, वो अपने कल्चर को सोचते हैं, उनके दिमाग में वही बसा हुआ है और इंडिया को लेके अलग बसा हुआ है एक हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन जिस तरीके से वो ट्रीट किया जाता है उनको कि अशिक्षित महिला, ऐसा नहीं है। हर इंसान का अपना अपना काम है, काम का नज़रिया है। आप किसी को एक ही नज़र से नहीं देख सकते, सबका अलग अलग खांचे में रहते हैं। एक अशिक्षित महिला ही जो है इतना अच्छा खाना बनाती, तब बोलते कि नहीं बहुत अच्छा खाना बनाई है, अरे बहुत अच्छा, मतलब फुलवारी, वहीं पर ही तो मार खा गए ना कि फुलवारी जब बना गया तो बहुत खुश हो गया करके, तब वो कहाँ गई। और थक के सोने वाली जो बात है, तो जो पार्टियां होती थी पहले, अभी भी पार्टियां होती हैं, तो वो देर रात तक होती हैं। और बुजुर्ग क्या है, हमेशा वो 6 बजे खा लेते हैं, 7 बजे खा लेते हैं, और जल्दी सोने की आदत होती है उनको। सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सोने की। और हम लोग क्या करते हैं, लेट आफ्टर मिडनाइट सोएंगे, और उसके बाद से फिर 9 बजे 10 बजे सोना उठना होता है। हम लोगों की रूटीन, जो एक यंग बैच की रूटीन होती है वो अलग होती है, बुजुर्गों की रूटीन अलग होती है। लेकिन फिर भी मतलब माँ है, दिखाना है, ऐसा है, पूरे परिवार में हम लोग रहते हैं, क्योंकि उसके मन में चलते रहता है। जब वो बोलती है कि मुझे भेज दे, तीरथ भेज दे, मैं क्या हरिद्वार चली जाऊंगी, तो वो सोचता है कि नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब उसको हर तरफ से उसका मतलब इमेज बना के बनाया। कितना खोखला इमेज आप सोच सकते हो कि वो बाहर नहीं बताना चाहता कि वो अपनी माँ को तकलीफ में रखा। वो सोचता है कि अगर मैं भेज दूं तो अपनी माँ को तकलीफ में रखूं, ऐसा सोचेंगे लोग। एक और आखिरी पॉइंट जिसमें सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करेंगे हम लोग। इसमें कहानी पे लास्ट में देखिए, जब वो चीफ जो है वो फुलकारी पसंद करके चला जाता है कि ये मतलब बहुत अच्छी है, इस तरह का चाहिए, तो ये जब कहता है शामनाथ कि मेरी माँ बना देगी, और उसके बाद फिर जब वो दोबारा जाता है और खुशी से तो पहले गले लगा लेता है अपनी माँ को, लेकिन जैसे ही माँ बोलती है कि मेरी आँख नहीं दिखती है, कितना मतलब तुरंत छोड़ देता है अपनी माँ को। और फिर उसका वहाँ पर एक मतलब वो जो तानाशाह आ जाता है कि भाई आप कैसे नहीं बनाओगे, मतलब आप कैसे नहीं बनाओगे, मेरे तो प्रमोशन का सवाल है। वहां पर माँ फिर से उसी जेवर बेचने वाली पोजीशन आ जाती है कि तेरी तरक्की होगी तो ठीक है, आँख दिखे मत दिखे पर बनाऊंगी। ये मतलब कहानी का
एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि माँ जो है हमेशा से बच्चों के लिए त्याग करती आई है, लेकिन बच्चे जो है निस्वार्थ कभी प्रेम जो है। माँ या पिता के लिए क्या उस तरह का त्याग कर पाते हैं? नहीं, मैं वो तो कभी नहीं हो सकता। वो एक बोलते हैं ना कि माता पिता का कर्ज आप कितना भी कर लो, वो कभी भी नहीं उतर सकता। नहीं, ये तो बहुत बहुत आदर्शवादी बात है। हाँ, लेकिन मतलब आप जो है जिन्होंने आपको पैदा किया है, क्या उनके साथ आप हमेशा उनके मृत्यु तक आप एक मानवीय रिश्ता बनाकर रखना कितना कठिन होता है? क्या बहुत कठिन है माँ बाप के साथ रिश्ता बना के रखना? जबकि उसमें ये मतलब इकलौता लड़का रहता है शायद। नहीं, दो भाई हैं। दो भाई, भाई, वो दो एक भाई। बेटे के साथ में जाना चाहती है। अच्छा अच्छा। मुझे लगता है आज की चर्चा यहाँ पर समाप्त करें। आप थोड़ा भावुक होते जा रहे हैं ये कहानी और अगर और थोड़ी जाएगी तो भावुक हो जाएंगे। साथियों, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी चर्चा सुनी। ये चर्चा कैसी लगी आप लोग हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, ताकि हम लोग आगे और भी इस तरह का कार्यक्रम कर सकें। धन्यवाद।